चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार से पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा मैं बड़ा ही उत्सुक होकर बस किसी तरह अपने गांव पहुंचना चाहता था। मैं आज काफी सालों के बाद अपने गांव जा रहा हूं। काम के इस दबाव में मुझे कभी गांव जाने का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए इस बार जब छुट्टी मिली तो मैंने तय कर लिया कि गांव ही जाऊंगा। और इसके लिए मैंने यही ट्रेन को चुना क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक थी। आज मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके ही ट्रेन में चढ़ा, मगर हाँ, गांव पहुंचते पहुंचते देर रात हो जाएगी, जो कि मेरे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि रात का मुझे कोई डर नहीं है। खैर, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी। मैंने अपनी हाथ घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। बस मुझे एक ही बात की चिंता थी कि जब मैं गांव के स्टेशन पर उतरूंगा तो क्या मुझे कोई सवारी मिलेगी भी जो मुझे अपने घर तक छोड़ पाए, या फिर मुझे पैदल ही आगे जाना पड़ेगा। अगर पैदल आगे जाना पड़ा तब तो बहुत ही चलना पड़ेगा। ऊपर से मैं काफ़ी थका हुआ भी था। खैर, भगवान से मैं बस यही दुआ कर रहा था कि कोई सवारी मिल जाए वहाँ। खैर, धीरे धीरे रेंगती हुई ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर उतरी। मैं उस ट्रेन से उस स्टेशन पर उतरने वाला इकलौता शख्स था। मेरे उतरते ही कुछ 1 मिनट के अंदर ही ट्रेन आगे बढ़ गई और छुकछुकाती हुई वापस वहां से आगे निकल गई। मैंने स्टेशन पर खड़े होकर एक नज़र चारों तरफ घुमाई। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम वीरान। मेरे अलावा एक परिंदा तलक भी स्टेशन पर नहीं था। मैंने मन ही मन कहा, इतने सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला यार, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। स्टेशन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, खाली और सुनसान। जिसके बाद मैंने अपना बैग ज़मीन पर से उठाया और कंधे में लेकर स्टेशन से बाहर की ओर निकल पड़ा। बाहर निकलते हुए मैंने एक नज़र वापस से चारों ओर घुमाई, मगर कोई नहीं। मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि भला एक तो इंसान तो होते ही थे पहले, आज तो कोई भी नहीं है। शायद ये ठंड की वजह से है। यही सोचकर मैं स्टेशन से बाहर निकला और चलते हुए वहां आया जहां पर सारी सवारियां खड़ी रहा करती थी। मैंने वहां पहुंचकर नजर दौड़ाई तो मुझे कोई भी सवारी नजर नहीं आई सिवाय एक टूटी फूटी रिक्शा साइकिल के। मैं उस साइकिल रिक्शा के पास गया तो देखा वो रिक्शा बिल्कुल ही जर्जर हालत में है और किसी भी वक्त टूटकर बिखर सकती थी। वो चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर मैं मजबूर था और किसी तरह मुझे अपने घर पहुंचना ही था। पैदल चलकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैंने उस रिक्शा के सीट पर बैठे उस रिक्शा वाले से, जो कि बैठे बैठे ही बीड़ी सुलगा रहा था, मैंने उससे पूछा, चाचा चलोगे क्या गांव? तो इस पर उस आदमी ने कहा, देखो भाई, इस वक्त बहुत रात का समय है, अगर अभी गया तो मैं 40 रुपए लूँगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा। तो इस पर मैंने कहा, पर वैसे तो 20 रुपए में जाता है हर कोई। तो इस पर उस रिक्शे वाले ने कहा, मैंने कहा ना, रात बहुत है, रात के समय ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसीलिए 40 तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। मैं जानता था कि वो रिक्शा वाला मानेगा नहीं क्योंकि वहां पर वो अकेला ही था, तो इसलिए मैं राजी हो गया और चढ़कर उसकी रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा पर बैठते ही मैंने उससे कहा, ये टूटेगी तो नहीं? देखकर तो लग नहीं रहा कि जा पाएगी। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, आप बस कसकर पकड़े रहो, मैं आपको पहुंचा दूंगा सही जगह।
जिसके बाद रिक्शा वाले ने बीड़ी को अपने होठों से दबाया और दोनों हाथ से हैंडल पकड़कर साइकिल रिक्शा आगे बढ़ाने लग गया। चलते चलते अब हम लोग स्टेशन से दूर निकल आए थे। तभी उस रिक्शा वाले ने मुझसे पूछा, इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? तो इस पर मैंने कहा, हाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, वहीं जॉब करता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, यहाँ किसे पहचानते हो? तो इस पर मैंने एक जवाब दिया, वो मनोहर है ना, मनोहर सिंह, मैं उन्हीं का पोता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने एकदम से रिक्शा रोकी और पीछे पलट कर देखा। अरे तू मनोहर सिंह का पोता है? तू इतना बड़ा हो गया? तो इस पर मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मैं मनोहर सिंह का पोता हूँ। आप जानते हैं दादाजी को? तो इस पर उस रिक्शा वाले ने वापस से रिक्शा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जानते हैं, अरे हम लोग दोस्त हुआ करते थे, मैं और तेरा दादाजी। वो मुझे कलुआ कहकर बुलाता था। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बचपन में हम लोग हमेशा साथ ही रहते थे। फिर बड़े हुए, जिम्मेदारी आ गई और फिर अलग अलग हो गए। यूं ही बातें करते हुए अब हम लोग गांव के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और मेरा घर भी अब वहां से नज़र आने लगा था। तभी उस रिक्शा वाले ने एकदम से घर से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान जगह देखकर रिक्शा रोक दी और मुझसे कहा, बस बेटा यहीं तक जा सकता था मैं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो इस पर मैंने कहा, क्यों, मेरा घर तो बस थोड़ा ही दूर है। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, नहीं बस मेरा यहीं तक काम था, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की। उसने 40 कहा था तो मैंने रिक्शे से उतरकर उसे 50 दे दिया और फिर वापस से अपना बैग कंधे पर लटकाकर घर की ओर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोलने वाले मेरे दादाजी ही थे। मैंने उनके पैर छुए और फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जिसके बाद थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातचीत हुई। फिर दादाजी ने मुझसे पूछा, बेटा तू इतनी रात को स्टेशन से यहाँ आया कैसे? अब तक तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, सारी सवारियाँ तो 8 बजे के बाद ही बंद हो जाती हैं। तो इस पर मैंने कहा, हाँ एक रिक्शा वाला था, उसका नाम तो उसने कलुआ बताया, कहा कि आप और वो काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे बचपन में। इतना कहते ही दादाजी ने एकदम से चौंक कर मेरी ओर देखा और फिर उन्होंने कहा, क्या कलुआ? उसको मरे तो 1 महीना हो गया। वो कैसे? उसकी रिक्शा का तो रेलवे फाटक पर एक्सीडेंट हो गया था। वो ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब क्या हुआ, वो रिक्शा वाला कौन था, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। खैर तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने घर, अपने गांव जाने वाला हूं। इस बात को सोचकर ही मैं काफी खुश हो जा रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि ये खुशी डर में तब्दील हो जाएगी। दरअसल मैं मुंबई में एक गेम डिजाइनिंग कंपनी में काम करता हूं। पिछले 5 महीनों से मैं जिस हिसाब से लगातार काम किए जा रहा था, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि अब आगे मुझे छुट्टी मिल भी पाएगी। छुट्टी का एप्लीकेशन लगातार रिजेक्ट पर रिजेक्ट हो जा रहा था, पर फाइनली आज बॉस की मेहरबानी से मुझे 1 हफ्ता की छुट्टी मिल ही गई। हालांकि मुंबई से मेरे गांव जाने की काफी सारी बसें चलती हैं, पर इस बार मैंने तय किया कि मैं अपनी बाइक से गांव जाऊंगा और शाम को ऑफिस से काम करके निकलूंगा। फायदा ये होगा
कि एक दिन मेरा काम भी नहीं छूटेगा और शाम को दिन के मुकाबले ट्रैफिक भी कम रहेगा। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। शाम के तकरीबन 6 बजे तक मैं अपनी बाइक लेकर अपने गांव के लिए निकल गया। मेरा गांव मुंबई से तकरीबन 95 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने में तकरीबन 2.5-3 घंटों का समय लगने वाला था। मौसम गर्मियों का चल रहा था, इसलिए हाईवे भी पूरी तरह से गाड़ियों से भरा हुआ था। हालांकि मैंने सोच रखा था कि 2.5-3 घंटों में गांव पहुंच जाऊंगा, मगर हाईवे पर ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि मुंबई से निकलने में ही मुझे 2 घंटों का समय लग गया। अब रात के 8 बज चुके थे। धीरे धीरे हाईवे पर गाड़ियों की संख्या भी कम होने लगी थी। क्योंकि मैं शाम को कुछ खाकर नहीं निकला था, इसलिए अब मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी थी। भूख मिटाने के लिए मैंने अपनी बाइक को हाईवे के किनारे एक ढाबे पर रोका और अंदर जाकर खाना पीना करने लगा। खाना पीना खाकर मैं जब ढाबे से बाहर निकला तो तब घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। 3 घंटे यहीं पर गुजर चुके थे और अभी तक मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा था। मेरा सारा हिसाब किताब फेल हो चुका था। खैर, मैंने बाइक स्टार्ट किया और वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। अब पूरा रास्ता कहीं ना कहीं खामोश हो चुका था। मेरी बाइक के अलावा बस एक आध ट्रकें ही रास्ते पर नजर आ रही थी। वो भी मुझे ओवरटेक करके आगे निकल जा रही थी। हाईवे पर कुछ देर यूं ही चलते रहने के बाद अब मुझे हाईवे से अलग एक लोकल रास्ता लेना था। लिहाजा मैंने अपनी बाइक को उस रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो रास्ता दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। हाईवे पर तो एक आध गाड़ियां नजर भी आ रही थी, पर उस रास्ते पर मेरी बाइक के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी और ना ही लाइट का कोई इंतजाम था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में नहीं है, बल्कि इस दुनिया से परे वो कोई दूसरा रास्ता है। मैं उस रास्ते पर काफी देर से चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर यहीं रुककर थोड़ा आराम कर लिया जाए। जिस वजह से मैंने अपनी बाइक को रास्ते के एक किनारे पर लगाया और जेब से सिगरेट लाइटर निकालकर सिगरेट जलाकर पीने लगा। उस जगह पर अब पूरी तरह से खामोशी पसर चुकी थी। रास्ते के किनारे जंगलों से आ रही रात कीड़ों की आवाजें मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। दूर कहीं से ट्रेन गुजर रही थी। इतनी ज्यादा खामोशी महसूस करके मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। मुझे वहां पर रुकना अब सही नहीं लगा, इसलिए मैंने फटाफट अपनी सिगरेट को फेंक कर बाइक चालू किया और वहां से आगे बढ़ गया। हेडलाइट की पीली सी रोशनी में अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मुझे सामने रोड के एक किनारे पर कोई लड़की खड़ी दिखी। वो लड़की दुल्हन के लिबास में थी और हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। उस लड़की को इतनी रात गए इस जंगली रास्ते पर देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये लड़की यहां पर क्यों है। पहले तो मैंने सोचा कि बाइक रोक देता हूं, मगर फिर याद आया कि आजकल ऐसे रास्तों पर इस तरह से काफी लूटपाट होती है और हो सकता है कि ये लड़की उन्हीं लुटेरों के गिरोह में शामिल हो। यही सोचकर मैंने अपनी बाइक नहीं रोकी और उस लड़की को पार करते ही मैंने जब साइड मिरर से उसे देखने की कोशिश की तो मैं दंग रह गया, क्योंकि शीशे में वो लड़की दिखी ही नहीं। मुझे लगा शायद वो कहीं चली गई होगी,
पर इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है, एक सवाल ये भी था। खैर मैं चुपचाप बाइक चलाता रहा। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कोई साइकिल की घंटी बजाते हुए पीछे से आ रहा हो। मैंने अपने लुकिंग ग्लास में वापस पीछे देखा, मगर शीशे में पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था। पर वो घंटी की आवाज लगातार मेरे कानों में आए जा रही थी। तंग आकर मैंने बाइक चलाते हुए ही एक दफा पीछे पलटा तो फिर एक बार मेरा रोम रोम कांप उठा, क्योंकि पीछे एक साइकिल चलते हुए मेरी ओर आ रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी उस साइकिल को चला रहा था और लाल कपड़ों में कोई उसकी साइकिल के पीछे बैठा हुआ था, मगर कौन इतनी दूर से साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो साइकिल चलते हुए मेरी बाइक के बराबरी में आई तो मैंने देखा कि उस साइकिल के पीछे लाल कपड़ों में कोई और नहीं बल्कि वही लड़की बैठी हुई है जो कुछ देर पहले रास्ते के किनारे खड़ी होकर मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। फिर एक बार मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की यहां इसकी साइकिल पर कैसे आ गई। पर फिर मैंने सोचा जरूर इस आदमी ने उसे लिफ्ट दिया होगा। इतने में ही वो साइकिल चलते हुए मेरे से आगे निकल गई। मैं भी चुपचाप उस साइकिल के पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते वो साइकिल अब मुझसे काफी आगे निकल चुकी थी, इतना आगे कि अंधेरे में मुझे दिख नहीं रही थी। खैर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक आसमान में जोरों की बिजली चमकी, साथ ही साथ बादलों की गर्जन शुरू हो गई। लग रहा था बहुत तेज बारिश आने वाली है, इसलिए मैंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि उस रास्ते पर बारिश से बचने के लिए कोई शेड नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अगर बारिश आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सोचकर अभी मैं तेजी से बाइक को भगा ही रहा था कि तभी जिसका डर था वही हुआ। बहुत ही तेजी से बारिश ने हमला बोल दिया। बारिश से बचने के लिए मैं क्या करूं, अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे मुझे एक छोटा सा शेड नजर आया। मेरी जान में जान आई। मैंने तुरंत अपनी बाइक को शेड के पास में रोका और जैसे ही शेड के अंदर दाखिल हुआ तो पाया कि वो दोनों, मतलब वो लड़की और वो आदमी भी उसी शेड के अंदर हैं। शायद वो भी बारिश के पानी से बचने के लिए ही आए थे। खैर मैं उन लोगों के बगल में जाकर खड़ा हो गया। अभी मैं उन लोगों के बगल में खड़ा ही था कि तभी शेड के अंदर लाल रंग की रोशनी फैल गई। पर अजीब बात तो ये थी कि शेड में कोई लाइट जल ही नहीं रही थी। फिर ये लाल रोशनी है किस चीज की, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर मेरे बगल में खड़े उस लड़की और उस आदमी पर गई तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा दिमाग घूम गया, क्योंकि उस लड़की और उस आदमी का शरीर लाल चमक रहा था और अब उनका चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी आंखें किसी कोयले की तरह लाल चमक रही थी। मुझे समझ आ गया कि हो ना हो यहां दाल में कुछ तो काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। लिहाजा मैं धीरे धीरे दबे पैर शेड से बाहर निकला और अपनी बाइक के पास जाकर बाइक लेकर वहां से चलता बना। बाद में मैं जब गांव पहुंचा तो मैंने ये बात सबको बताई। सबने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर बताया कि दरअसल कुछ महीनों पहले
हमारे ही गांव का एक नवविवाहिक जोड़ा उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो दोनों साइकिल पर थे। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने उन्हें लूटा तो लूटा, पर दोनों को जान से मार डाला। बस उसी वक्त से उस रास्ते पर उन दोनों की आत्माएं भटकती रहती हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया और उस दिन के बाद से मैंने कान पकड़ लिए कि मैं बाइक से कभी अपने गांव नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।